दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम का पीवाईक्यू, जिसका नोटिफिकेशन 2018 में और एग्ज़ाम 2019 में हुआ था। तो इस वीडियो में 3 फरवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के 35 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए बेहद उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। मैं चाहूँगा कि पहले आप पॉज कर खुद बनाएं और फिर है जो इसका आंसर आप देखें। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मलीन को 4 परीक्षाओं में 75 के औसत अंक की आवश्यकता होती है। पहले 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 78, 74 और 70 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? तो हमें डाटा जो गिवन है, एवरेज दिया हुआ है। एवरेज दिया हुआ है, एवरेज है 75, यानी कि औसत हमें जो दी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पे चल रहे उम्मीद की किरण सेल के बारे में। इस सेल के दौरान अगर आप इनका 5 प्रो लेते हैं तो मात्र आपको 439 रुपये में, और यदि इनका 5 लेते हैं तो मात्र आपको 307 में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको 10% की जगह यहाँ पर आपको 12% का ऑफ दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें 5 और 5 प्रो में क्या अंतर है। 5 प्रो लीजिएगा तो एक मॉक को आप अनलिमिटेड दे सकते हैं, साथ में जो PYQ वगैरह होते हैं उसको भी आप लोग डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, बाकी 5 प्रो में और क्या क्या मिलेगा, तो अगर आप 439 पे खर्च करते हैं तो 700 प्लस एग्जामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट, जैसे कि हम लोग टेस्ट सीरीज के नाम जानते हैं, और PYQ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 700 एग्जामों का, जितने भी एग्जाम रेलवे का हो, बैंक का हो, SSC का हो, डिफेंस का हो या आपकी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी एग्जाम इसमें इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा 17,000 प्लस PYQ आपको मिलेगा। 20 लाख बच्चे आपके एक्टिव यूजर हैं। 12 लैंग्वेज में ये सारी चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे आपको RPF का मॉक टेस्ट मारना है तो होम को टेक्स्ट बुक खोलना है, होम पर जाना है और आपको सर्च बार में RPF सर्च करना है, तो आपको वहाँ पर होम टेस्ट सीरीज और PYQ RPF का वहाँ पर मिल जाएगा। इसी प्रकार किसी भी एग्जाम का आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, मॉक वगैरह तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कमेंट सेक्शन में पिन क्या रहेगा, एक बार आप लोग चेक और जाके जरूर कर लीजिएगा। कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कि औसत हमें जो दिए हुए हैं, औसत हैं 75, और 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर भी दिया हुआ है। जो जर्मनी के जो पहले 3 परीक्षाएं हैं उसके स्कोर दिए हुए हैं। तो पहली 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर है 78, 74 और 70। तो हमें निकालने हैं उसके चौथे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त हुए। तो मान लेते हैं कि चौथे टेस्ट में x है, माना कि चौथा टेस्ट में स्कोर उसका x है। तो एवरेज के फार्मूले होते हैं। एवरेज का फार्मूला जैसे कि हम जानते हैं कि जो दिया हुआ संख्या रहता है वो सभी संख्याओं का योग बट्टा दिए गए संख्या कितने संख्या हैं वो। तो औसत के फार्मूले हम लगाएंगे, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं के योग बटा दिए गए अंकों की संख्या, यानी कि कितने अंक हैं। जो ये फार्मूले हम लगाएंगे। जगह कुछ कम है, हम लोग इसी पे एडजस्ट कर लेंगे। तो सभी संख्याओं का योग, यानी कि जो सभी संख्या क्या क्या है, 78 है, 74 है, 70 है, और एक संख्या x भी है। 78, 74, 70 और x, यानी कि टोटल 4 उसके टेस्ट है ना। और औसत दिए हुए हैं, औसत है 75। और कितने टेस्ट है, 1, 2, 3 और एक x मिलाकर 4। तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार से कुछ सॉल्यूशन कर लेंगे। 75 गुना 4, 78, 74, 70 प्लस x। तो x का मान निकाल लेंगे हम लोग।
हम लोग जोड़ेंगे जब 78, 74 और 70, तो 75 चौका तो यहाँ 300 हो गए इधर, और 78, 74, 4, 7, 7 का 7, 7 14, 7 21, 21 में 12 जोड़ेंगे 222 आ जाएंगे ये 222। और कुछ इस प्रकार से हम लोग इधर अब कुछ हम देखेंगे 222 प्लस x, तो वो 300 में हमने 222 घटाया 222 बराबर x, तो x को हम बराबर से इधर लिखे या इधर लिखे, तो 100 में ये घट गया, 200 घटाएं तो 100 और 22 घटा तो 88, 88 नहीं 78 होना चाहिए, 78 हो गए, हाँ 78 हो गए 78, यानी कि उसका चौथा टेस्ट में जो स्कोर आना चाहिए था वो है 78, तो इसका ऑप्शन हो गया 4th, 78 करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हम लोग अब इसका अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डाटा हमारा गिवन था और यहाँ से औसत के फॉर्मूले लगाए हमने, जिसका चौथा टेस्ट का स्कोर पूछ रहे थे हमसे, तो चौथा टेस्ट हमने x माना और फिर एवरेज के फॉर्मूला पे निकाल कर हमने x को मान निकाल लिया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। इसके पॉज कर कर और अब मिलाने का भी कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड मास से है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास में पहला जो हम लोग कैलकुलेशन जब करते हैं तो प्रायोरिटी हम लोग ब्रैकेट को देंगे। ब्रैकेट है अभी छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, इसको कोष्ट भी हम लोग बोलेंगे। ये हो गया ऑफ, जिसको हिंदी में हम लोग का भी बोलते हैं। इसके बाद जैसे कि ब्रैकेट के बाद हम लोग ऑफ का ये प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद डी से हो गया डिवाइड और एम से हो गया मल्टीप्लाई, फिर एडिशन यानी जोड़, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। इस प्रकार से हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो हम लोग इसको पूरा लिख कर भी बना सकते हैं और नहीं तो हम लोग डायरेक्ट पहले यहीं पे समय बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन पहले कर लेंगे। तो इसमें हमको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है छोटी वाली ब्रैकेट को। फिर छोटी वाली ब्रैकेट में क्या है, पहले प्रायोरिटी देंगे ये डिवाइड है उसको, तो 50 में 5 गया तो यहाँ आपका 10 आ गया और फिर यहाँ 30। तो ये छोटी वाली ब्रैकेट में है, इसको अगर हम पूरा बनाएं तो ये हमारा 20 आ गया। अब हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं, फिर ये ब्रैकेट में है, फिर 3 है, फिर डिवाइड है और फिर 72 है ये वाले ब्रैकेट में। ये वाला का पूरा सॉल्यूशन करने पे हमें 20 आया ये छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर में। फिर ये एक ब्रैकेट है, तो अब इसमें भी हम यहाँ भी भागा है और यहाँ भी भागा है। जब हम लोग यहाँ दोनों जगह अगर भागा देख रहे हैं तो इसको भागा करिएगा, 20 में 20 भागा गया 1 माइनस 72 को 3 से भागा देंगे 24। तो अब इसको आप घटाइएगा तो ये आपके 30 आ गए। तो आप लोग को यहाँ तक के सॉल्यूशन हो गए। अब बचे आपके फिर यहाँ 24, ये 24 है, ये 24 माइनस 12 ये हैं कुछ इस प्रकार से। तो 24 में से बड़ी ब्रैकेट का पहले ये होना चाहिए सॉल्यूशन, तो इसमें 1 आ गए और ये माइनस 12 आपके 11 आ गए। इसमें आपका आंसर 1 हो गया, ये आपके सही आंसर हो। 11th आपके आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ये है रूट वाले क्वेश्चन। इसमें आपको अगर क्यूब रूट या स्क्वायर रूट दोनों याद होते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें हम सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि इसमें भी ब्रैकेट का प्रायोरिटी देंगे कि इसमें छोटी वाली ब्रैकेट है, इसमें भी तो छोटी वाली ब्रैकेट में भी रूट का पहले देखेंगे। 361 है, 361 19 का होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं 19 का स्क्वायर होते हैं 361। तब हम यहाँ पर सीधे 19 लिख लेंगे और फिर माइनस 215। हम लोग पूरा लिख कर भी बना सकते हैं, मगर समय बचाना है तो हम लोग
ये स्मार्ट तरीके से कुछ करने होंगे। तो आप लोग 215 में 19 घटाइएगा तो 15 में 9 गया, 6 11 में 9 196। ये आपके स्क्वायर रूट में ये आपके 196 आ गया। जब आप लोग इसको स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये 14 का 196 होता है, तो 14 हो गए। और फिर ये वाले हम लोग स्क्वायर रूट के बाद यहाँ पे 50 हैं, ऐसे हैं कुछ, ये है। हम लोग इसका सॉल्यूशन किए यहाँ से यहाँ तक का, तो हमारे आए ये, और इसका मान होता है 14 स्क्वायर रूट का 14, और ये 50 आ गए। तो यहाँ पे आप लोग इसको 64 देखेंगे। 64 का आप लोग का स्क्वायर रूट आता है 8, ये आ गए 8 आपके, 8 प्लस और 2 4 8, ये ब्रैकेट और क्यूब रूट ये है। 48 में 8 जोड़ते हैं तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये 256 होते हैं। 256 जान ही रहे हैं कि 16 का स्क्वायर रूट होता है। तो इसका आंसर आपका 16 क्या है कहीं? हाँ ये है, 2 आंसर इसका है। अगर आपके भी 16 आए हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। इस क्वेश्चन को ये दशमलव वाले आते हैं, जिसको हम लोग ये रेकरिंग वाले भी बोलते हैं। अब इसको क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका हम एक कंसेप्ट बताना चाहेंगे कि आप उस तरीक़ा से जल्दी कर सकते हैं। इसका x पे भी बनाया जा सकता है, जो कि बड़ा हो जाएगा। हमको है जो स्मार्ट तरीके से बनाना है। तो इसमें ये रेकरिंग वाले क्वेश्चन है। रेकरिंग वाले क्वेश्चन में हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, ये 9th क्लास में पढ़ रहा होता है। जैसे कि ये जो डिजिट है, हम इस पर A और B और C एक डिजिट मान लिया जाता है, ABC डिजिट मान लिया जाता है। और यहाँ पर हम लोग एक एक करके जो ये रिपीटिंग है, इसमें देखिए 0.38 38 38 38 38। तो हम लोग इसको अलग अलग ही पढ़ेंगे, 0.43838 करके पढ़ेंगे, ना कि 0.438 383 इस टाइप से नहीं पढ़ा जाता है इसे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 जो रिपीट करता है उसके ऊपर है, जो हम लोग इस टाइप से रेकरिंग लगा देते हैं। तो हम आपको एक कंसेप्ट बताना चाहते हैं कि जो ये C है, मान लिया जाए कि C बार बार रिपीट हो रहा है, सी इस टाइप से। जैसे कि 0 पॉइंट यहाँ पे हम 1 2 3 3 3 3 लिखेंगे तो उसको ये हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ये कंसेप्ट बनाते हैं कि दशमलव के बाद जितने भी संख्या होते हैं उसे लिख देते हैं बिना दशमलव के, माइनस, और जो रिपीट करते हैं उसको है जो हम लोग जो रिपीट करते हैं वो, जो रिपीट नहीं करते हैं वो है जो इसमें माइनस कर लेते हैं। तो ए मान लिया जाए कि C बार बार रिपीट कर रहे हैं ABC में, और AB है जो रिपीट नहीं कर रहे हैं। जो रिपीट नहीं कर रहे हैं उसको हम माइनस कर देते हैं, और इसमें जितना रिपीट करता है उतना ही बटा में 9 होता है। यानी कि ये एक रिपीट कर रहा है तो 1 9 लिखें, और जितना रिपीट नहीं कर रहा है वो 0 होते हैं। ये हो गए आपके पहले। इस टाइप से अगर क्वेश्चन कभी आएंगे तो आप इसको इस तरीक़ा से सॉल्व करिएगा। इसको कहीं आप लिख लीजिएगा। ये पहला टाइप का हो गया। और एक क्वेश्चन और आता है, ये तो एक वो रिपीट करने वाला है। अब मान लिया जाए कि ये है, इसका है जो 0.ABC लिखते हैं, जिसमें मान लिया जाए कि BC इसी टाइप का है, ये रिपीट कर रहा है। इसके लिए आप है जो इस टाइप से इसको करेंगे कि ABC जो रिपीट नहीं कर रहा है वो माइनस कर लेंगे, और जितना रिपीट कर रहा है उतना 9, और जितना रिपीट नहीं कर रहा है उतना 0 बटा में। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और एक और होते हैं 3 0 पॉइंट, ये मान लीजिए कि 2 हो गया। अब तीनों के तीनों रिपीट करेंगे तो आप क्या करिएगा, तो तीनों के तीनों रिपीट करेंगे तो ABC मान लीजिए कि ABC यानी कि 0.438 इस टाइप से अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसके लिए आप ये फार्मूला लिखेंगे। ये बहुत इजी होते हैं ABC। इसमें आप देखिए कि कोई नहीं बचा। अगर कोई बचा ही नहीं तो हम माइनस करके 0 लिखेंगे, या नहीं भी कुछ लिखेंगे तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं। और जितना रिपीट कर रहा है उतना 9, तो रिपीट कर रहा है इसमें कितने 3, तो 9 9 9। ये हो गया आपके। इसका इस टाइप से ये तीनों फार्मूला मैं चाहूँगा कि कहीं आप कॉपी में या अपने कॉन्सेप्ट के एक अलग कॉपी बनाए वो लिख लें।
और चलिए ये फार्मूला पे बनेंगे। तो ये फार्मूला कुछ इस प्रकार है इसमें कि आप 3 अंक में है तो 4 3 ऐड कर लें, माइनस जितना रिपीट नहीं कर रहा है वो आप माइनस कर लें, और जितना रिपीट कर रहा है उतना 9, और जो रिपीट नहीं कर रहा है दिए हुए संख्या में से उतने 0। तो आपके आ गए 434/990 आ गया। और अगर मान लीजिए कि ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम काट कर भी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो कितना आपका आ जाएगा 495। 2 बार में काटेंगे तो ठीक है ना। अब देखेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या है। तो ऑप्शन में आप अच्छी बात है, काटने का ज़रूरत ही नहीं है, यही आंसर है आपका। ये आंसर आपका 2 हो गया। चलिए कुछ इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। इसमें आपका देखिए ये टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया हुआ है ट्रेन का जो स्पीड है वो गिवन है आपके। ट्रेन का स्पीड 51 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है ट्रेन का सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए। देखिए कोई भी अगर ट्रेन होते हैं, अगर एक ये सिग्नल है और ये रेलगाड़ी है, अगर ये रेलगाड़ी है जो इस सिग्नल को पूरा पार कर देती है, तो ये अपना दूरी यहाँ से यहाँ तक का गुजर गई, यानी कि खुद की ये डिस्टेंस होती है। ये जो रेलगाड़ी अपना जो दूरी ये सिग्नल को जो पार करती है, तो रेलगाड़ी है जो अपना ही लंबाई को पूरा पार करती है। तो इसमें दिया हुआ है, ये ऐसे ही बता दिया। ट्रेन का जो स्पीड है 51 मीटर पर सेकंड है, जो कि गिवन है। और सिग्नल को पार करने में जो टाइम लगता है, सिग्नल को क्रॉस करने में लगा समय कितना है, यानी कि ये टाइम लगा इसको 13 सेकंड। अब देखिए ये पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो ट्रेन का लेंथ निकालना है हमको। हमारे बातों को थोड़ा देखिएगा, लिखने में नए नए हैं तो लिखने में थोड़ा ये है। तो ट्रेन का लेंथ निकालना है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक समय बराबर कोई भी एक फार्मूला अगर हम लोग लगा लेते हैं, दूरी बराबर समय गुना चाल होता है। तो दूरी बराबर समय गुना चाल होता है। तो समय कितना लग रहा है 13, और स्पीड क्या है 51। हम लोग 13 को 51 से गुना करेंगे तो 51 को 13 51 तिहाई 153, और 51 को 51 जोड़ेंगे तो 153, और 51 को जोड़ेंगे तो 663 आएंगे। तो आपको जो डिस्टेंस आया है, यानी कि रेलगाड़ी की जो लंबाई आई है वो है 663। देखिए कहीं है, हाँ ये है फोर्थ नंबर हो गया। आप लोग जल्दी से जल्दी ज़्यादा ये सब भी लिखने का कोशिश ना करें। समय जितना आप लिखिएगा उतना ही ज़्यादा आपका समय लगेगा। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं तो इतना भी लिख रहे हैं। आप कम से कम लिखने का कोशिश करें, ताकि आपका जो टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं मैथ के और 35 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो जल्दी से जल्दी आप बनाने का कोशिश करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे रेशियो से। इसमें जो कि दिया हुआ है आपको, पेन है, एक बॉक्स में पेन है, पेंसिल है और रबर है, जिसका अनुपात 3:2:1 के अनुपात में यदि पेन पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपये 2 रुपये और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 585 रुपये है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें आपको जो दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है कि आप इसमें देखिए पेन है, पेंसिल है और रबर है, जो कि अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात यानी रेशियो में दिया हुआ है 3:2:1। हम लोग मान लेते हैं कि अनुपात में x शामिल है, ये माने हैं। दिया हुआ मात्र 3:2:1 ही है। अब पूछ रहा है कि पेन पेंसिल का मूल्य जो है रुपए में कितने हैं। मूल्य रुपए में
₹3 है, ₹2 है, ₹2 है। ये अनुपात में नहीं है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इनके द्वारा बोला जा रहा है कि बॉक्स पर खर्च की गई राशि ₹585 है। तो बॉक्स में पेन की संख्या सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं। तो हम लोग बॉक्स में देखिए पेन है, पेंसिल है, रबर है, जिसका रेशियो दिया हुआ था 3:2:1 और रुपए में दिया हुआ है कि पेन पे ₹3 खर्च कर रहा है और ये पेंसिल पे ₹2 और रबर पे ₹2। तो बॉक्स पर कुल खर्च की गई राशि क्या होगा? तो बॉक्स पर कुल खर्च की गई राशि यानी कि बॉक्स में है क्या क्या? बॉक्स में खर्च की गई कुल राशि दे दिया है, वहाँ पे रुपए में दिया हुआ है ₹585। तो हम लोग बॉक्स में है क्या क्या? पेन है 3 के अनुपात में 3 है, तो 3 अनुपात में x है, 3x पेन है और जिस पर खर्च होता है पर पेन ₹3। फिर प्लस उसी प्रकार से पेंसिल पे है 2x पेन है, उसमें x कर पता चल रहा है कि x का मान हम अंत में निकालेंगे। फिर उसी प्रकार से 1x गुना 2 है, 1x गुना 2 है ये। और टोटल कितना खर्च कर रहे हैं ये? ₹585। तो 3 × 9x प्लस 4x प्लस 2x, इस प्रकार से। तो 9 × 4 = 13, 13 × 2 = 15। तो ये आ गए आपके 15 और ये आ गए आपके 585। हम लोग x का मान निकालने का ट्राई करेंगे। तो 585 बटा 15, तो 15 का 35, 45, 15 चौको 7, 15 × 45, 15 × 45, 4, 15 9 135। तो आपके 39 आ गया। तो x का मान आपका 39 आया है। अब हम लोग पुट कर देंगे। पेन का पूछ रहा था, तो पेन है कितना अनुपात में? 3x। तो 3x में x का मान रख देंगे 3 × 39। तो 39 दूना 78, 39 × 117 आना चाहिए आपका। तो 117 ही पेन है। हाँ 3 है। इस प्रकार से बनाएंगे हम। चलिए अब इसी प्रकार से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से 15 से विभाजित किया जा सकता है। देखिए 15 से विभाजित करने के लिए आप है जो इसको बाई ऑप्शन करेंगे। ये नहीं कि 15 को इससे भी कर रहे हैं डिवाइड, फिर इससे कर रहे हैं, फिर इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं। कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमें समय कम से कम है जो वेस्ट करना होता है। आप जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लाने का कोशिश करें। ये 15 से विभाजित के लिए बोल रहा था। 15 से विभाजित के लिए इसका ये नियम होता है कि कोई भी संख्या है को 15 से विभाजित तब होगी जब वो संख्या 3 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित हो। तो 5 से विभाजित होने का क्या नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या कहते हैं 5 हो या 0 हो तो 5 से विभाजित, पूर्णतः विभाजित है। और 3 वाला में क्या होता है कि जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या को जोड़ देते हैं। जो जोड़ी हुई संख्या जो हमें प्राप्त होती है उस संख्या को हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो संख्या 3 से फिर डिवाइड हो जाती है और 5 से भी डिवाइड है तो वो संख्या 15 से डिवाइड हो जाएगी। दिए हुए संख्या को जोड़कर और बटा 3 से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। देखिए सबके अंत में 5 है तो 5 से चेक करने का जरूरत नहीं। अब हमें ये दिमाग ये लगाना है कि 3 से जोड़ने पे कौन क्या मिल रहा है। तो पहले हम इसी को जोड़ देते हैं, सब अंक को। 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 5 23। 23 से जो 23 से विभाजित नहीं होता इसलिए ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन ही करना ज़्यादा सही रहेगा। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 19 और 5 24। ये आप संख्या जोड़ रहे हैं तो 24 आ रहा है। 24 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पूरा कट जा रहा है, यानी कि शेष हमें जो 0 आ रहा है ये 8 बार में पूरा कट जा रहा है। तो ये हमें मिल गया। तो इसका आंसर आपके 2 ही होने चाहिए और 2 हो गए भी, यही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 132 है, उनका महत्तम समापवर्तक 11 है। यदि एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। लासा लघुत्तम समापवर्तक, मासा महत्तम समापवर्तक, इसको एलसीएम फर्स्ट अंक है, नंबर और सेकंड नंबर। इसमें आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। आपके लघुत्तम समापवर्तक दिए हुए हैं, महत्तम समापवर्तक दिए हुए हैं और एक संख्या दिया हुआ है, यानी कि एक संख्या यानी पहली संख्या दिया हुआ। इसमें लासा है जो 132 है, और मासा है जो 11 है, पहली संख्या है जो 11 है। ये देखिए इसका आंसर ऐसे ही आ गया। दूसरी संख्या दिया हुआ नहीं है तो हम मान लेंगे कि माना कि दूसरी संख्या x है। अगर आपको लिखना ज़्यादा पसंद है तो इस तरीक़े से सॉल्यूशन करेंगे, फिर ये फार्मूला लगाएंगे, फिर इस पर पुट कर देंगे फार्मूला। अब x का मान निकालने के लिए हमें 132 गुना 11 और बट्टा में नीचे लेके चल जाएंगे इसको। 11 से 11 कट गया, x का मान आपका 132 आ गया। ये देखते ही इसका आंसर मालूम हो जाना चाहिए था कि इसका 132 आएगा, बिना सॉल्यूशन किए ये बन जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यह क्वेश्चन में थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा कि यह क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। जब कोई वस्तु 442 रुपये में बेची जाती है जिससे 15% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रयमूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। इसका सीपी निकालना है, यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसमें आपको इसके दो तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं और एक है जो आप फार्मूला पे बना सकते हैं। हम डायरेक्ट आपको बताने का कोशिश करेंगे, फिर फार्मूला पर भी अंत में देख लिया जाएगा। देखिए, जब कोई वस्तु 442 रुपये में बेची जाती है, ये 442 रुपये में बेची जाती है और 15% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रयमूल्य रुपये में ज्ञात करें। तो देखिए 442 रुपये में बेची जाती है कब, जब उसको 15% की हानि हो जाती है तब। अब कोई भी वस्तु जब खरीदती है तो वो अपने आप में 100% होती है। 100% मतलब कि 100% ही क्रयमूल्य होती है। हमको 100% ही निकालना है इस चीज़ का। हमें 15% की हानि हो गई कब, 15% की हानि कब हो गई, जब 442 रुपये में बेची गई तब। यानी कि जो 442 रुपये है, ये 442 रुपये का मान 15% जब हानि हो रही है तब, यानी कि है टोटल कितना, यानी कि 100 में हम 15 घटाते हैं तो ये आ गया 85% का मान 442 रुपये है। तो इसी प्रकार हम इसको यूनिट मेथड से बनाएंगे कि इसको हम अब उल्टा भी लिखेंगे कि 85% का मान जब 442 रुपये है तो 1% का मान 442/85 है। तो उसी प्रकार 100% का मान निकालेंगे। 100% का मान 442/85 गुना 100। अब हम इसको काटने का ये करेंगे। जब हम इसको काट रहे हैं तो काटने पे हमें आ रहा है कि 75, 20 5, 100, 17 5, 85, 20 5, 100 और 17 34, 17 6 102। हाँ, तो 26 गुना 20 आएगा। 26 गुना 20 यानी कि 26 दूना 52, 52 जीरो यानी कि 520 इसके आंसर होंगे। क्रयमूल्य का मान आपका आ गया 520 रुपये, यानी कि 100% का मान है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% अगर क्रयमूल्य है, 15% का हानि, यानी कि वो चीज़ अब वो 85% में बेची गई, 100% में नहीं बेची गई। 100% में बेची जाती तो वस्तु क्रयमूल्य के बराबर होती। अब हम इधर फार्मूला से थोड़ा कोशिश कर लेंगे बनाने का। उनका क्रयमूल्य का फार्मूला कुछ ये होता है, क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य बट्टा 1 माइनस हानि प्रतिशत, यानी कि लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत बटा 100। इस तरीक़ा से भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पुट कर देंगे। क्रयमूल्य निकालना है हमें, विक्रयमूल्य है 442/1 माइनस हानि प्रतिशत 15/100। यह हानि पर सिर्फ है, हानि
इस प्रकार है। अब हम लोग ये इसको यहाँ से नीचे वाले का जब हम करेंगे सॉल्यूशन इसका, तो 100 यहाँ हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं 100 बट्टा इस प्रकार से, तो 442 बटा 85 बटा 100। तो ये 100 है जो हम लोग यहाँ लेके चाहे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको 442 बट्टे 0.85 होगा। अब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 85 और ये 442 दशमलव में है, ये है, तो यहाँ हम लोग मसाला हटाने के लिए 100 कर लेंगे, फिर 70 55 85, यहाँ पर हम लोग 26 बार में से काटे थे, फिर 20 आ गया, तो यहाँ भी आपके 520 रुपये आ गए। आप लोग ये बट्टा को सीधे यहाँ भी गुना कर कर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके फार्मूले से इस तरीके से बनेंगे। चलिए, हम चाहेंगे कि आप डायरेक्ट तरीका से बना, फार्मूला लिख कर ना बनाएं, आपको ज़्यादा टाइम इस तरीके से लगेगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के दर पर 12% प्रति वर्ष की राशि निवेश करने पर 5 वर्ष बाद 5,700 रुपये ब्याज प्राप्त होते हैं। निवेश की गई राशि ज्ञात करें। निवेश की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि आपको बोल रहा है, ये आपको मूलधन बोल रहा है। तो दिया क्या क्या है, दिया है आपका रेट, दिया है रेट है R फॉर रेट, जिसको दर प्रतिशत बोलेंगे, T फॉर समय यानी कि समय 5 वर्ष है, और ब्याज प्राप्त होते हैं। ऐसा ही है आपके 5,700 रुपये। निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन आपको निकालना है, तो हम लोग फार्मूला लगा लेंगे P बराबर, जैसे कि हम डायरेक्ट P बराबर भी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। P बराबर फार्मूला हम लोग लगाएंगे SI बट्टा R गुना T हो गया ना। जैसे कि हम लोग ऐसे साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं, P गुना R गुना T बट्टा 100। इसमें आपको ये निकालना है, तो SI गुना 100 भी होगा। SI को इधर लेकर चल गए, P को इधर चलाए, R गुना T को नीचे लेकर चले आए। ये हो गए फार्मूला आपके। डायरेक्ट SI कितना है आप लोग पुट कर देंगे, 5,700 गुना 100 बटा 12 गुना 5, दर 12 है और समय 5 है। तो हम लोग अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने पर जैसे कि काटेंगे, जैसे ही हम, तो ये आपके आ गए 5 से, जब हम इसको काट रहे हैं तो ये आ गए 20, फिर 4 से काटेंगे हम इसको, 4 5 20, 4 3 12, फिर इसको हम काटेंगे 19 बार में ये कटेंगे, 2 जीरो है तो ये 1900 है, पूरे कट गए। तो 1900 को 5 से गुना करेंगे तो 19 5 95 और 2 जीरो है। तो यानी कि जो मूलधन था वो निवेश किया था, वो 9500 निवेश किया था। ये होगा आंसर इसका 2। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि 4 वर्ष बाद 13 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित 4,800 रुपये का मिश्रधन कितना रुपये है। तो इसमें आपको ये 4,800 रुपये मिश्रधन कितना होगा। साधारण ब्याज पर देखिए, आपको ये निवेशित राशि यानी कि ये मूलधन दिए हुए हैं, मिश्रधन कितना होगा यानी कि अमाउंट कितने होंगे साधारण ब्याज देने पे। मूलधन 4800 है, दर है जो 13% है और समय 4 वर्ष है। आपको अमाउंट निकालना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस SI या SI प्लस P, ब्याज प्लस मूलधन या मूलधन प्लस ब्याज, ये फार्मूला होता है। तो आपको क्या क्या निकालना है, पहले तो आप SI निकालेंगे, SI यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा 100। तो मूलधन कितना आपका दिया है 4,800, दर कितना है 13, समय कितना है 4 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लेंगे। तो ये 48 है, 13 गुना 4 यानी कि 52, 48 गुना 52। तो 48 गुना 52 है, तो आप 50 माइनस 2 गुना 50 प्लस 2 कर लीजिएगा तो 2500 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2496। इसको आप घटाइए, गुना करिएगा तो 2496 आएंगे।
48 गुना 52 करिएगा तो 2496 आपके आएंगे। और 2496 आपके क्या है, हाँ 2496 रुपये आपके ब्याज आ गए। और अब आप है जो मिश्रधन का फॉर्मूला में क्या होता है, मिश्रधन बराबर आप ब्याज पर कितना आ गए 2496 रुपये। मूलधन आपके कितने थे, मूलधन आपके 4800 रुपये थे। आप जोड़िएगा 96 का 96 नीचे हो गया 8 4 12 4 2 6 1 7, यानी कि 7296 रुपये आपके मिश्रधन आ गए। 7296 है, हाँ दो। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 103 है। जब कोच को शामिल किया जाता है तो औसत वजन 1 किलो की वृद्धि हो जाती है, तो कोच का वजन कितना होगा। देखिए पहले टोटल प्लेयर थे 11, जिसका औसत वजन 103 थे। जब उसमें कोच को शामिल हो जाता है तब औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। जब कोच शामिल होगा तो अब टोटल संख्या में कितना हो जाएगा 12। और औसत कितना था पहले 103, तो अब क्या हो जाएगा औसत 104। तो पहले हम लोग कर लेते हैं कि 11 प्लेयर का औसत वजन 103 और 11 प्लेयर प्लस कोच जब आते हैं तो कितना का वृद्धि हो जाता है औसत में 104 हो जाता है। तो इसको हम लोग इस टाइप से कुछ बनाएंगे कि ये जो 11 प्लेयर हैं तो 11 प्लेयर हैं तो 11 प्लेयरों का टोटल का वजन कितना होगा। तो हम लोग औसत में जितना संख्या दिया हुआ है उसको, जैसे कि एवरेज का एक ये फॉर्मूला जो होता है कुल संख्याओं का योग, यानी कि सभी 11 प्लेयरों के वजन कितने हैं, जो कुल संख्या का 11 प्लेयरों का संख्याओं का वजन बट्टा कुल संख्या, यानी कि बट्टा 11 प्लेयर। अगर पहले वाले पे कर रहे हैं तो हम लोग कुल संख्या जो निकालना होगा, कुल संख्या के क्या हो जाता है एवरेज गुना कुल संख्या, ये हमको सिर्फ निकालना है। कुल संख्या का योग को हम 11 प्लेयरों के वजन की संख्या निकालते हैं। जब 11 प्लेयरों की कुल वजन कितना है 103 गुना 11, ये जो कुल संख्या है ये यहाँ 11 एवरेज है 103, इसको यहाँ से यहाँ में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 103 को 11 से जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आएंगे 3 3 1 1 1133। तो 11 प्लेयरों का टोटल वजन ये है 1133 है। और जब कहने का मतलब कोच जब ऐड हो जाते हैं तो अब तो 12 आदमी हो गए, तो हम लोग प्लेयर ना लिख के 12 लोग लिख देंगे। 12 लोगों का वजन में, यानी कि 11 को प्लेयर और एक कोच का वजन में एवरेज में तो वृद्धि हो जाती है, यानी कि 103 से 104 हो जाती है। अब जो वजन है वो 12 लोगों को करेंगे तो टोटल वजन आ जाएगा, तो 12 चौका 48 और 10 से गुना कर देंगे 1040, 1040 में 208 अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1040 में 1248 आ जाएगा, 1248 आ जाएगा। ये जो 1248 है ये 12 लोगों की हैं और ये है 11 लोगों की। तो ये तो हम जान रहे हैं कि ये सिर्फ इसमें ये थे प्लेयर थे और इसमें एक कोच भी है। तो जब ये दोनों का जब हम घटाएंगे तो वो कोच के ही निकलेंगे। तो कोच का आपका जो वज़न आएगा 1248 माइनस 1133 जब हम करेंगे तो यहाँ आपके 5 आ जाएंगे, यहाँ आपके 1 आ जाएंगे और यहाँ आपके 1 आ जाएंगे, यानी कि 115 केजी वेट आपका है। जो कोच हैं उनका वज़न 115 है, यानी कि इसका ऑप्शन 4 होगा सही। इस प्रकार से बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक डिब्बे में 125 डिटर्जेंट साबुन है जिनसे 80 का उपयोग किया जा चुका है, 80 उपयोग कर चुका है। डिब्बे में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष है। हम लोग जैसे अपने मार्क्स का ये परसेंटेज निकालते हैं कि टोटल मेरा इतना था और इतना में हमें इतना प्राप्त हुआ, तो उसको प्रतिशत में जिस प्रकार से हम निकालते हैं उसी प्रकार से इसको भी निकाल लेंगे। तो 125 टोटल दिए हुए हैं और 80 को उपयोग किया है और डिब्बे में अभी कितना शेष है जो निकलना प्रतिशत में।
तो देखिए शेष पहले संख्या में हम निकाले था कि शेष कितना बचा हुआ है, था 125, उपयोग किया 80, आप घटाएं इसे 5 और 4 कितना आ गया 45 जो साबुन है वो अभी भी शेष है। तो शेष का प्रतिशत में पूछ रहा है, तो देखिए जितना अब बचा हुआ है वो और टोटल था जितना दिया हुआ रहता है वो गिवन वाला नीचे लिख देते हैं, गुना 100 से कर लेते हैं। तो 5 बार में तुम्हें भी कट जाना चाहिए, कट जाएगा। फिर 20 आपका 20% इसका, रुक जाइए 1 मिनट, मैं भी ये सॉल्यूशन में कहीं काटने में लग रहे हैं कि 9 पचे 45 नहीं कटेगा लग रहा, 9 पचे नहीं कटेगा सॉरी, ये 9 पचे 45 हो गया, 25 बार में ये कटेगा, 5 बार में। एक बार हम आपको ये फिर से कर देते हैं, कन्फ्यूज़न कोई ना होना चाहिए। ये हो गया दिए हुए 45 है और ये 125 है गुना 100। तो आप इसको 9 बार में काटिए और ये 25 पचे 125, हाँ 25 चौका 100, 9 चौका 36%। आपका ये 36% आएगा, ऑप्शन 2 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उस प्रकार से जो 15 वाले थे, आप लोग इसको भी देखेंगे। 40 और 69 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, यानी कि 4069 को आप 9 से जब भाग करिएगा तो आपको कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो देखिए आप इसको डिजिटल सम से भी बना सकते हैं और नहीं तो भाग देकर भी बना सकते हैं। पहले हम आपको इसको भाग देकर ही बता देते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि ये ऐसा कोई नहीं होगा कि ये नहीं बनाए होंगे। 9 चौको 36, 4 6 9 पचे 45, कट गए ये 1 और 9, तो 9 दूना 18। आपके शेष कितने आ गए 1, ये आंसर होगा। अब हम आपको जो डिजिटल सम से बोल रहे थे, डिजिटल सम से कुछ इस प्रकार बनता है, 4 0 6 9 है, इनको आप 9 से डिवाइड करना है। तो आप देखिए 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहा, और फिर 4 और ये 6 जब जोड़िएगा तो कितना आ गया, 4 6 10 आ गया। 10 जब आ गया तो आप उसको 9 तक ही लेना है। 10 आ गया तो 10 और 1 फिर जोड़िएगा तो 1 ही आपको बचेगा, तो 1 और फिर 9 आप जोड़िएगा तो फिर 10 आ जाएगा। जैसे ही 10 को फिर 9 से भाग दीजिएगा तो आपका यहाँ पे 1 ही आएगा, शेष है जो 1 ही आएगा। इसमें होता है कि अंक को जोड़ना होता है, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही आया, फिर 4 को 6 से जोड़ेंगे तो 4 6 10 आया, 10 आ गया तो हो गया, तो 1 0 जोड़ेंगे उधर, तो 1 0 जोड़ेंगे तो 1 ही अंक है मेरे पास, और फिर 1 को फिर 9 से जोड़ेंगे तो फिर 10 आ गया, फिर 10 आ गया तो उसका जो ये सम है जो 1 ही आया, डिजिटल सम। इस प्रकार से ये 1 होगा। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज आप 2 वर्ष का दिया हुआ है तो आप इसको फार्मूला से बनाएंगे। अगर आपको फार्मूला कहने का मतलब, अगर मान लिया जाए कि आप इस चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अगर भूल जाते हैं तो आप इसको एसआई के भी फार्मूला से बना सकते हैं, मगर थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। लॉन्ग प्रोसेस कुछ इस प्रकार होगा कि इसमें देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले डाटा के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 10% वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष ये रेट दे दिया है, प्रति वर्ष जो रेट है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद 16,900 रुपये प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात करिए। देखिए 10% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष बाद 16,900 पर, ये है जो मूलधन है, ये है जो समय है और ये है जो रेट है। आपको है जो अमाउंट पूछ रहा है, ये जो रेट है इस पर ध्यान दीजिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर है। तो आप एक बार इसको मूलधन, जैसे कि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला नहीं आ रहा है तो आप है जो नॉर्मल एसआई का फार्मूला 1 वर्ष के लिए निकालिएगा। पहले 1 वर्ष का निकाल लीजिएगा, जितना आपको ब्याज आएगा उसको जोड़कर मिश्रधन 1 वर्ष का निकाल लीजिए। फिर जो मिश्रधन है अगले बार में वही मूलधन हो जाते हैं, वही मिश्रधन जो पहला साल का निकाले हैं वो दूसरे साल में मूलधन बन जाएंगे, और तब फिर से आप चक्रवृद्धि ये ब्याज निकालिएगा और फिर उसको ब्याज को मूलधन में जो दूसरे बार में आया उसको जोड़ दीजिएगा, तो वह उस तरीक़ा से आपको आ जाएंगे। नहीं तो चलिए हम डायरेक्ट बनाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। इसका फार्मूला होता है मूलधन से, तो ये डायरेक्ट मिश्रधन का ही इसका फार्मूला होता है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 + r/100 ये देखिए ये हम आपको बता देते हैं इसका टर्म्स। ए है जो अमाउंट है जिसको हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, ये मिश्रधन डायरेक्ट हम चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लगाए हैं। फिर है ये पी है जो प्रिंसिपल है जिसको हम लोग मूलधन बोलेंगे। फिर है ये 1 + r है जो दर है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। और फिर है जो इसके बाद है जो बटा 100, ये जो समय है जो ये पावर में है। पावर मतलब कि जितना समय रहेगा उतना उसका पावर लिख देंगे ऊपर में।
चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो डाटा भर देंगे, जो जो दिया हुआ है मूलधन है, तो मूलधन कितना है भाई 16,900 रुपये। ये है वन, दर कितना है 10% बटा 100। अब है जो टी कितना है 2, तो हम लोग 16,900। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वन को ये वाला भिन्न के जोड़ हम लोग पढ़े होंगे, ये 101 है तो एलसीएम 100 आ जाएंगे, 100 को 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में 100 आ जाएंगे, प्लस 10 आ जाएंगे, ये बटा 100 हो जाएंगे, यहाँ पावर हो जाएंगे। ये 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 बटा 100 हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएंगे, और ये 16,900 हो जाएंगे। तो हम लोग यहीं काट टूट नहीं करेंगे, ये ब्रैकेट है तो पहले हम अंदर का ये सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। 1 0 से 1 0 इसको काट लिया हम। आपके अमाउंट यहाँ पर क्या आ रहे हैं 16,900, और ये जो है देखिए 11/10, ये पावर 2 है यहाँ, तो 11 का भी स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100 है ये, तो 2 0 से 2 0 काट लेंगे हम। अब जो आपका क्वेश्चन यहाँ आया 169 गुना 121, तो 171 गुना 121 है, तो 171 गुना 119 तो हम लोग गुना ही कर लेते हैं यहाँ पे। एक बार में 169 और फिर 2 बार में 338 होना चाहिए, फिर 169 एक बार में 121 है तो 9 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पर 402। हाँ, आपके ये आ गया 20,449, ये आ गया आपके। इतना रुपए आपके मिश्रधन आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज की 10 है, जब दर दिया रहेगा 10% वर्ष 2, और प्रिंसिपल आपका 16,900। ये फॉर्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन आया है, उसमें भी स्क्वायर का है। तो ये दिया हुआ है 92 सेंटीमीटर विकर्ण वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमको एरिया निकालना है किसका, वर्ग का। वर्ग का जो फार्मूला होता है स्क्वायर का, एरिया का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर। साइड कहीं कहीं ए स्क्वायर आप देखे होंगे, ए को है जो साइड से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है ये है, विकर्ण दिया हुआ है और साइड हमें मालूम नहीं है। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल यानी कि जो विकर्ण होते हैं, स्क्वायर के विकर्ण का फार्मूला होता है √2a। √2a, ये 92 सेंटीमीटर विकर्ण दिया हुआ जो गिवन है जो ये है। यहाँ से ये √2, अब हम a का मान निकाल लेंगे। जब हम साइड को यहाँ रखेंगे और ये 92/√2 नीचे चले आएंगे, यानी कि a बराबर हम लोग 92/√2 लिख सकते हैं। यानी कि भुजा आपके इतने आ गए, यहीं पर हम उसको पुट कर देंगे 92/√2 का स्क्वायर। तो हम लोग ये करेंगे 92 गुना √2 गुना 92 गुना √2। जैसे कि जानते हैं हम लोग रूट को सेम रूट से गुना, यानी कि √2 को √2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, और √4 को √4 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से ये √2, ये √2 पूरा 2 हो गया। इसको हम ये 2 ही मान रहे हैं, √2 पूरा 2 हो गया ये। 2 को हम 92 से काट रहे हैं तो 45 दूना 90, 46 दूना 92। तो हम आपको आगे 92 गुना 46 आ गया। जब आप इसको गुना करिएगा तो 92 गुना 46 आ गया, तो 6 को 92 से गुना करेंगे तो 552, और 4 को गुना करेंगे 368, 552 और 368 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 2 8 5 13 6 5 11 12 3 4 42 32 आ गया। देखिए कहीं 42 32 सेंटीमीटर स्क्वायर में बोला गया है। 42 32 पहला ही ऑप्शन है आपका, ये सही हो गया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन यानी कि अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन डिस्काउंट के हैं। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 4,000 रुपये, यानी कि जो मार्क प्राइस है वो 4,000 रुपये। ये मार्क प्राइस हैं जो 4,000 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% का छूट देता, यानी कि जो सेलर है वो 10% का छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%। 10%। फिर देखो क्या करा, यदि वह फिर भी 20% लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 10% छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका क्रयमूल्य आप याद करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जब सेलर पहले डिस्काउंट दे रहा है तो वो अमाउंट कितना हो रहा है। तो कोई भी चीज़ का देखिए ये 10% बोल रहा है, तो 4,000 का 10% होता है 400।
400 यानी कि जब 10% डिस्काउंट दे देगा तो यानी कि 10% डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट देने के बाद आपको 10% डिस्काउंट देने के बाद 4,000 बट्टा -400 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 10% डिस्काउंट यानी 400 छूट देगा 4,000 में तो आपका 3,600 आ जाएगा। यानी कि 3,600 रुपया पर देखिए क्या करा सेलर जब 3,600 रुपया में बेच रहा है 3,600 रुपया में जब उसको दे रहा है फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। तो हम लोग देखिए कोई भी चीज़ क्रयमूल्य जब कोई भी अगर वस्तु 100% या 100 यूनिट पे है तो ये वस्तु का क्रयमूल्य इतना पर होता है यानी कि इतना में वो चीज़ लिया। जैसे ही ये इससे ज़्यादा लिया 100% से ज़्यादा लिया तो उसको प्रॉफिट, 100% जैसे ही लिए कम लिया वो हो गया उसको लॉस। तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा ले रहा है 20% का उसको प्रॉफिट ही हो रहा है जब ये चीज़ 3,600 रुपये में बेच रहा था। हम इसको यूनिट वाले मेथड से बनाकर बताएंगे आप लोग को। ये 10% यहाँ से हम लोग बात अब हम लोग यहाँ से समझेंगे क्या कि जब 3,600 रुपया पर बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ है यानी कि 120% का वैल्यू इतना है 120% का मान 3,600 रुपया। हम लोग यहाँ से ये पार्ट अलग था अब हम लोग यहाँ से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए 120% का मान 3,600 रुपया है तो हमको 100% का मान निकाले यानी कि क्रयमूल्य कितना होगा तो 1% का जैसे हम लोग मान निकाल रहे हैं तो 3,600 बट्टा 120 तो 100% का मान निकालेंगे वही क्रयमूल्य हमारा हो जाएगा 3,600 बट्टा 120 होना 100 एक जीरो से एक जीरो काटिए 12 36 यानी कि 3 यानी कि वो चीज़ 3,000 रुपये की थी यानी कि जो पुस्तक था वो 3,000 रुपये का था 3,000 रुपया का वो था और 3,000 का दाम वो 4,000 रखे हुए था 4,000 में भी वो देखिए 10% जब डिस्काउंट दे रहा है यानी कि जब 3,600 रुपये में उसको दे रहा है फिर भी उसको 600 रुपये का फ़ायदा कब हो रहा है वो 600 रुपये हैं जो 20% लाभ है। अब देखिए ये हो गई ये तरीके से क्या बोलते हैं इसको यूनिट वाले एक एक नियम से हम इसको बना है और नहीं तो आप है जो इसको फार्मूला से आपका अगर मन है तो फार्मूला से आप लोग बना लीजिएगा। फार्मूला याद रहते नहीं इसलिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप है जो इसको मार्क प्राइस का इसका सेलिंग प्राइस यानी कि जो विक्रय मूल्य बराबर फार्मूले होते हैं मार्क प्राइस होना 100 माइनस ये छूट जो दिया हुआ है 10% वो बटा 100 ये होगा। ये आप करिए और फिर उसके बाद है जो आपको लाभ प्रतिशत है ये आपको पहले निकालना है। ये आपको ये विक्रय मूल्य बराबर ये पुट कर दीजिएगा तब आपको ये मार्क प्राइस आ जाएंगे। यहाँ से आप मार्क प्राइस निकाल लेंगे और मार्क प्राइस जब निकल जाएगा ऐसे ही आपका तो फिर लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट है जो फिर वही फार्मूला आप लगा लीजिएगा CP माइनस CP गुना 100 ये फार्मूला से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर अब आगे चलते हैं। सॉरी यार अब देखिए ये भी वही है आप ये सब जब सॉल्यूशन करें तो ये सब लिख कर भी कर सकते हैं और हम थोड़ा डायरेक्ट हम करने का कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये छोटी ब्रैकेट से ये है एक दूसरे को बन गया तो पहले हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 324 का आप जैसे ही 4 से करिएगा तब 4 8 32 और ये हाँ 81 आपके आ जाएंगे। 81 जैसे ही ये ब्रैकेट हटेंगे तो ये 2 बचेंगे 2 का फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 81 और ये रूट रह जाएंगे देखिए देख जाइए। पहले जैसे ही आप ये रूट है रूट के अंदर में 324 भागा 4 है इसको आप भागा दीजिएगा तो 81 आ जाएगा। फिर इसके बाद है जो बाहर में 2 है ये है क्वेश्चन आप इसका जैसे ही करिएगा स्क्वायर रूट हटाइएगा तो ये आ जाएगा 9 गुना 2 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका यानी कि 18 का स्क्वायर इधर वाला। अब हम लोग यहाँ से बनाएंगे 57 गुना 18 गुना 57 गुना 18 ये भाग है तो भाग को हम बटा में भी लिख देंगे और ये आपको 2 गुना 9 है 2 गुना 9 का स्क्वायर है तो 2 गुना 9 का स्क्वायर हम गुना कर भी सकते हैं ये आपकी इच्छा है। 9 दूना 18 एक यहाँ कट गया 9 दूना 18 एक यहाँ कट गया 18 18 2 बार कट गया। अब आपका 57 गुना 57 बच गया 57 गुना 57 को आप लोग है जो ये कर लीजिएगा स्क्वायर जैसे ही आप निकालिएगा तो आपके आ जाएंगे 57 गुना 57 को 7 से गुना करेंगे तो 7 7 है 400 399 आ जाएंगे।
फिर आपके 57,285 आना चाहिए। फिर आप जोड़िएगा तो 4 2 3 हाँ 3249 आपके आएगा। इसका आंसर आपका 3249 है। ये देखिए भागा कोई भी चीज़ रहता है डिवाइड में तो हम उसको बटा में लिख कर जल्दी काटने के लिए हम ऐसे लिख लिए हैं। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक संख्या 80% के 75% के 66.67% का 25% 6349 है। इस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक संख्या माना की संख्या है x है। अब बोल रहा है x का 80% 80% के 75% 75% के 66.67% का 25% कितना है 6349 है। जो संख्या आएगा फिर इस संख्या का 40% ज्ञात करना। तो पहले हम इसी का निकाल लेते हैं। ये संख्या इतना टोटल यानी कि x का मान आता कितना है तो ये x है। तो आप लोग 80 को प्रतिशत को बटा में करिएगा तो काटने में ज़्यादा आसानी होता है। 80% होता है 4/5, 75% होता है 3/4 और ये कितना होता है 1/3 33 पॉइंट समथिंग प्रतिशत। तो ये पक्का 2/3 पर 2/3 है 2/3 और 25% ये है तो 1/4। इस सब का मान 6349 है। तो आप लोग 4 से 4 काट लें। फिर आप क्या करेंगे 3 से 3 काट लें। फिर आप क्या करेंगे फिर ये 2 काट लेंगे तो 5 गुना बटा में 2 आ गया यानी कि x का मान आपका 6349। ये उसको ऊपर लेकर चले जाएंगे 5 गुना 2 आ गया आपका x का मान इतना आ गया। तो अब बोल रहा है कि इस संख्या का 40% यानी कि ये जो आपकी संख्या है यानी कि 63,000 4 9 ये 10 हो जाएंगे। 63,490 को आप 40% निकालें। 63,490 का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ज्ञात करना है। तो 40% यानी कि 40/100 यानी कि 2/5 निकालना है हमको। तो देखिए 2/5 है तो हम लोग 6349 जो थे 5 5 काट लेते हैं हम। फिर इसको डबल कर लेते हैं तो हमारा आ जाता 2 2 4 6349 से 2 2 4 गुना करिए तो 63 गुना 6349 को 4 से गुना करेंगे तो 36 का 3। ये हम लोग 4 से इसलिए ऐसे भी गुना कर सकते हैं गुना 2 नीचे भी गुना 2 ऊपर भी। कहें कि कोई भी संख्या को हम 10 बना रहे हैं। देखिए 5 गुना 10 जो नीचे है ना इसको इस जीरो को हटाने के लिए कर लिया ऐसे। तो अब देखिए ये जो हो गया 6349 गुना 4 हो गए तो हम गुना कर रहे हैं तो 9 चौका 36 का 6 आ गए हमको यहाँ पे। फिर 4 चौका 16 3 19 फिर 4 12 13 6 4 24 25,396 ये आंसर आ गया 25,396। एक्स का मान 25,396 आएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु के एक टुकड़े का मूल्य 375 रुपये से बढ़कर 450 रुपये कर दिया गया है। इसमें से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है प्रतिशत में बताना है हमें। तो हम लोग पहले जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला एक टुकड़े का मूल्य 375 रुपया 375 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपया कर दिया गया। तो ये भी प्रतिशत का है तो 450 रुपया कितना वृद्धि हुआ पहले ये हम देखेंगे। तो 450 माइनस 375 करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 75 यानी कि 75 रुपये हैं जो वृद्धि हो गए हैं। तो प्रतिशत में हमें निकालना है तो 75 रुपये वृद्धि हो गए हैं जिसमें 75 रुपये वृद्धि हुए हैं कितने में 375 रुपये पहले थे तब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 75 × 375 5 को 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20%। आपका आंसर आ गया इसका 20। बस यही कर रहा है कि 20% की वृद्धि हुई है। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ग्राफ से है। निर्देश दिया गया निम्नलिखित आलेख का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 से 2006 में एक्स द्वारा वाई कंपनियों द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या जो 1000 में है
कंपनी एक्स द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या के बीच का अंतर बताना है आपको। तो ये बोल रहा है एक्स के द्वारा, तो एक्स को डॉट डॉट लाइन से डिनोट किया गया है, नहीं सॉलिड लाइन से डिनोट किया गया है। एक्स वाले ये ग्राफ हैं और 2001 से 2002 में निर्मित वाहनों की संख्या के बीच अंतर बताना है हमें, कितना अंतर है। तो 2001 और 2002 ये है, यानी कि 37 और 41 अंतर बताना है। तो अंतर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग घटाएंगे, तो 41 माइनस 37 करेंगे जो कि 4 आया हमें, और वो जो 4 आया है वो हज़ार में है। तो कितना का अंतर है, 4000 में। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें क्या है आंसर, इसमें 4 है, यानी कि 3 आंसर करेक्ट है हमारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुजाकार की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और उसका परिमाप 574 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी भुजा ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। देखिए जैसे कि हम लोग को मालूम है कि परिमाप होते हैं, जो चारों भुजा की जो लंबाई होते हैं उसी को परिमाप कहा जाता है। तो वो चतुर्भुजाकार होते हैं जो किसी भी प्रकार से ये क्वाड्रेटरल हो सकते हैं, इनकी भुजाएं इस प्रकार भी हो सकती है, इसी प्रकार की हो सकती है, मगर ये अनुपात में दिए हुए हैं। तो हम लोग टोटल परिमाप इन लोग का दिया हुआ है 574 सेंटीमीटर। तो मान लिया जाता है कि भुजाओं में जो चतुर्भुजाकार मैदान है उसकी भुजाओं में अनुपातों में x शामिल है। तो 2x + 3x + 4x + 5x, ये चारों भुजाएं x में हम लोग अनुपात में x शामिल किए हैं और चारों भुजा का मान कितना है, 574 सेंटीमीटर। अब हम लोग x का मान निकालेंगे, 3 2 5 और 5 5 10, 10 4 14, 14 x का मान 574 है। हम लोग x का मान निकालेंगे तो 574/14, तो 14 चौको 14 28 14 42 14 चौको 56, 14 कम 14, यानी कि x का मान आपका 41 आया। अब बोला जा रहा है सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा अनुपात में क्या था, 2, तो 2 अनुपात में x शामिल है 2x। 2x का मान जब हम x का मान पुट करेंगे 2 × 41 यानी कि 82, इसका आंसर आ गया 82, ये भी फोर्थ आंसर इसका होगा, यानी कि 82 सेंटीमीटर। हम लोग फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि में 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग 246 रुपये, तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए इसका क्वेश्चन है 2 भाग में कोई भाग में बांटा गया है। देखिए ये पहला भाग है, इधर पहला भाग लिख लेते हैं और इधर दूसरा भाग लिख लेते हैं। तो पहला भाग में अनुपात 6 और दूसरा भाग में 5 है। अब बोला जा रहा है, हम मान लेते हैं कि अनुपात में भी एक शामिल है। 6x का जो पहला भाग का जो मान है कितना है, 246 रुपये की धनराशि। हमसे पूछ रहा है कि कुल धनराशि, यानी कि 6x का भी और 5x का भी पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग 6x है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग इधर वाले गिवन डाटा के अकॉर्डिंग x का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 6x का मान 246 है, तो x का मान हो जाएगा 6 4 का 24, एक इसका भी मान x का मान कितना आ गया हमारा 41। तो x का मान 41 आ गया और 6 5 कितना, ये कुल धनराशि ज्ञात करना। तो कुल धनराशि यहाँ पर अनुपात में अगर देखा जाए तो 11x है। 11x का मान जब हम लोग 11 × 41 करते हैं तो 41 × 41 कितना हो गया, 451, हाँ 451 ही होना चाहिए, 1 5 451, हाँ 451 आ गया। कुल धनराशि 451 रुपये है, जो कि आंसर ये है। अगर देखिए ये 6x है, अगर सिर्फ दूसरा भाग का अगर हम लोग से पूछता तो x का ही मान इसमें पुट कर देते, 4 × 5 × 41, 41 से जब हम गुना करेंगे तो 5 5 को 20, 205। अब देखिए 246 और 205 को भी जब हम जोड़ेंगे तो 451 ही आएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 405 रुपये में एक वस्तु खरीदता है और 324 रुपये में बेच देता है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब कोई वस्तु 405 रुपये में खरीदेगा और 324 रुपये में ही बेच देता है, देखिए जितना में खरीदा उतना से कम में बेचा है, तो वो ऑब्वियसली हानि प्रतिशत होगा, यानी कि लॉस ही होगा। जब लॉस होगा तब हम लॉस प्रतिशत निकाल लेंगे। जैसे कि इसका हानि का फॉर्मूला आएगा खरीदा यानी कि क्रैमल माइनस विक्रैमल, तो 405 माइनस 324 जैसे ही हम लोग करेंगे तो हम लोग का आएगा लगभग, इसको घटाएंगे तो 5 में से 1 और 9 हो गया 8, 81, इसका 81 आएगा, हाँ 81 ही आना चाहिए। 81 रुपये की हानि होगी। अगर सिर्फ रुपए में पूछती तो 81 रुपये, मगर हानि प्रतिशत पूछा तो हम लोग लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, लॉस बटा CP यानी कि कॉस्ट प्राइस।
गुना 100, ये प्रतिशत में आ गया 81, 50, 405, इसको काट देंगे 20 बार में, आपका 20% आया, यानी कि ये जो आंसर है इसका 3 होगा। हानि प्रतिशत आपका 20% आया। फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 252 है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करिए। देखिए, अल्फा और बीटा है जिनका अनुपात में 2 और 5 के अनुपात में, इन दोनों का योग 252, यानी कि हमें गिवन क्या क्या, मान लिया जाए कि अनुपात में 1 शामिल है, तो अल्फा और बीटा का आयु का योग अल्फा प्लस बीटा कितना है 2x प्लस 5x, जो कि दिया हुआ कितना है, दोनों का योग कितना है 252। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, तो 5 2 7x बराबर 252। देखिए 7 को जब हम 252 से काटते हैं, 7 दिया 21 और 7 छक्का 42, x का मान आपका 36 आ गया। अब देखिए x का मान 36 आ गया। अब दोनों का अंतर बताना है हमें। दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों में से जो बड़ा है वो 5 है और छोटा है जो 2 है, तो हमको अंतर बताना है। तो अंतर मतलब बीटा और अल्फा का अंतर, तो बीटा माइनस अल्फा अगर करते हैं तो 5x माइनस 2x हो जाएगा, तो ये 3x आपका अंतर आ गया। अब x का मान हम पुट कर लेंगे, 3 गुना 36, तो आपका 36 तेज 108 होते हैं, तो आपका 108 आ गया अंतर इन दोनों का। 108 2 इसका आंसर हो गया। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही ग्राफ एक ही देता है मगर आगे पीछे क्वेश्चन आपको दे दिया है। अगर एक साथ देता तो आपको और इजी होते क्वेश्चन करना। चलिए, डाटा तो सब कुछ वही है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 2006 तक एक्स और वाई कंपनियों द्वारा उत्पादित वाहनों की संख्या में एक्स और वाई कंपनियों द्वारा दिए गए दोनों वर्षों में कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर बताना है हमें। कुल उत्पादन के बीच का अंतर 2001 से 2006 तक एक्स और वाई दोनों द्वारा उत्पादित, एक्स और वाई द्वारा दोनों कंपनियों के बीच उत्पादन का अंतर बताना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्स जो है, एक्स में कितने उत्पादित हुए हैं वाहनों वो, और वाई में जितना उत्पादन हुए हैं वो दोनों को वाहनों को जो आएगा जोड़ लेंगे। पहले एक्स वाले को एक बार जोड़ लेंगे, फिर वाई वाले को एक बार जोड़ लेंगे। उसके बाद है जो हम लोग हैं जो दोनों को अंतर निकालेंगे। तो देखिए एक्स का जो हम निकाल रहे हैं, तो एक्स में वाहनों जो है ये 2001 से 2006 तक कितना बनाया, तो देखिए 37 बनाया है, फिर 41 है, फिर 49 है, फिर 49 के बाद 62 है, फिर 27 है, फिर 34 है। अब हम सबको जोड़ लेंगे, तो सबको हम जोड़ लेते हैं। जैसे ही हम सबको जोड़ेंगे तो 37 और 37 41 49 62 27 34, 41 49 80 और ये 90 होगा, ये दोनों तो 90 होगा। और फिर ये 37 और ये 34, 35 35 70 और 70, और ये हो गए जाके आपके 71, ये 71 होगा, यानी कि 90 71 और 41 27 और 62 जब हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 7 8 2 10, हाँ आपका आ जाएगा यहाँ पे 250। और उसी प्रकार वाई है, तो वाई का डाटा में क्या क्या है, 63 है, 58 है, 68 है, 67 है, सब हज़ार में ही है, 67 57 और 62। ये सबको जब हम जोड़ेंगे तो 63 और 67 जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 63 67 जब हम जोड़ रहे हैं तो 130, और फिर 58 और 57 जोड़ रहे हैं तो हम लोग 58 और 57 जोड़ेंगे तो 115, और फिर 62 जोड़ेंगे, 62 और 68 62 और 68, 62 68 जोड़ेंगे 6 6 12 130। जब हम सबको जोड़ेंगे तो हमारा जाकर आ गया 375 आएगा। देखिए एक्स का जो कुल वाहन बनाया है 250 और वाई जो बनाया है 375, ये सब हज़ार में ही है, मगर हमें कहने का मतलब दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो वाई माइनस जब हम एक्स कर रहे हैं तो 375 माइनस 250, जब हम इसको घटा रहे हैं तो कितना आया 150।
25। तो हमारा 125, अगर इसमें 1000 अगर भरा हुआ रहता तो 1000 लिख लेते। हमारी ऑलरेडी है जो लिख कर सिर्फ बोला है, तो हम 125 ऑप्शन में भी है, तो हमारा आंसर 125 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत बेहतर है। 7 संख्याओं का औसत 146 है। किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए औसत है, औसत में वृद्धि कब नहीं होगी, और कहने का मतलब कब वृद्धि होगी। वृद्धि कब नहीं होती है, जब मान लिया जाए कि अगर कोई भी संख्या का ये औसत अगर 146 है, तो अगर किसी भी व्यक्ति का वजन मान लिया जाए कि 146 ही ऐड हो जाता है, पहले 7 संख्याओं का औसत 146 है, तो एक व्यक्ति और आ जाते हैं 146 kg के ही, तब वो व्यक्ति संख्या में तो 8 हो गए, औसत भी 146 ही रह जाएंगे। अगर हम घटाएंगे भी तो मान लीजिए कि 7 संख्याओं का औसत 146 है, अगर एक आदमी 146 किलो का ही अगर व्यक्ति अगर नहीं रहते हैं, घट जाते हैं, उनके वजन में अगर कमी होती है, तो उसका औसत फिर भी 146 ही रहेगी। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था कि उतना ही अगर कोई यूनिट का है, जितना एवरेज है वही, उसी को अगर घटाएंगे तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर हम इसको लिख कर बनाना होगा तो औसत का ऐसे भी फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं का योग बटा कुल, जो कुल संख्या है वो। तो देखिए ये तो फॉर्मूला होता है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे है 7 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे हम लोग, औसत तो दिया हुआ है, तो 7 संख्याओं का जो योग निकालना है, तो 7 संख्या गुना औसत कितना है 146। जब हम इसको गुना करेंगे तो 1022, यानी कि 7 संख्याओं का योग आपका 1022 आएगा। अब बोल रहा है एक किसी संख्या को हटाने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या का मान लिया जाए कि एक संख्या हम हटा देते हैं, वो संख्या है जो कहने का मतलब अब संख्या कितना हो जाएगा, 6 संख्या हो जाएगा। तो 6 संख्या का भी योग जो है 6 गुना 146 से जब हम गुना करते हैं तो उनका 876 आएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1022 में कितना हम घटाएंगे कि 6 संख्या का भी औसत जो कितना है, टोटल योग कितना है 876 ही आएंगे। इसका कहने का मतलब ये है, तो x का मान जब हम 1022 में से 876 घटाएंगे तो हमें 146 ही आए। यानी कि जो संख्या हमको हटाना है वो संख्या को हमने x माना था, और वो संख्या हटाई गई संख्या है जो x है। देखिए 146 आखिर की आ ही गया, इसका आंसर आपका 146 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझिएगा बढ़िया से। फ्रैंकलिन दौड़ का पहला भाग जो है 570 मील प्रति घंटा की गति से पूरा करता है, और दूसरा भाग 855 मील प्रति घंटा की गति से पूरा करता है, और इनमें लगने वाले समय का अनुपात 3:2 है। पहले दो भाग की औसत गति ज्ञात कीजिए। ये मील प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो फ्रैंकलिन का जो पहला ये है फर्स्ट पार्ट है, और एक सेकंड पार्ट है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग जो है 570 मील पर आवर, और दूसरा पार्ट है 855 मील पर आवर, ये है। तो अब देखिए जो समय का है जो अनुपात में, देखिए इसको शॉर्टकट तरीका से अगर हमें बनाना रहेगा तो ये स्पीड दिया हुआ है आपका। अगर हम इसको है जो ये जो टाइम है जो अनुपात में दिया हुआ है, 3:2 है। फर्स्ट पार्ट का है जो बताया गया है कि लगने वाला समय 3 है, और सेकंड वाला का 2 है। अब देखिए मान लिया जाए कि अनुपात में है जो x शामिल है, तो देखिए ये जो दूरी है, दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, समय गुना 40, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जो दूरी है वो है 1710, सेकंड पार्ट भी है जो 1710 ही है। अब हमको इसका क्या निकालना है, पहले दो भागों की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो औसत गति का जो फार्मूला होता है, टोटल एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल टेकन टाइम। हम लोग को देखने वाली बात यह है कि दूरी है जो 1710 है और 1710 है, टोटल दूरी हमारे होगा 3420। अब देखिए टोटल जो टाइम है हम लोग का, टोटल टाइम देखिए यहाँ पे कितना है 3x और 2x, यानी कि 5x। तो हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x का मान जो है इसको हम काटते हैं 5 ×
20 5 8 40 5 को 20, यानी कि x का मान जो हम लोग का है ये आया 684। ये आपके हैं जो एवरेज निकल के चला, क्योंकि यहाँ पे एवरेज स्पीड ही निकाल रहे थे और यहाँ से है जो x का मान 684 निकल के चले आए। ये आपके होगा एवरेज स्पीड। चलिए हम है जो अब पहले दो भागों की औसत गति है जो कितना है 684 है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही डाटा का है, सेम डाटा है, बट इसमें क्वेश्चन में इसमें निकालना है आपको x और y के बीच के अनुपात का न्यूनतम अंतर बताना है हमको। x और y के उत्पादन के बीच का न्यूनतम अंतर। ये क्वेश्चन देखिए, आप ग्राफ देखिए, न्यूनतम अंतर यानी कि ये x वाले हैं और ये y वाले हैं। देखिए ये दोनों के पास कहाँ पर ये जो डाटा दिए हुए हैं ये कहाँ पर सबसे कम है जो दूरी है। तो एक देखिए यहाँ है और यहाँ है, और डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ 62 है और यहाँ 67 है। तो x वाले में आपका 62 है और y वाले में आपका 67 है। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है 5। तो सबसे कम अंतर हमें यही लग रहा है। बाकी सबका आप कहीं भी देखिए 2001 में है जो बहुत ज़्यादा है, 2002 में भी 68-41 है, 2003 में है जो 68-49 है, मगर 2004 में आपका 67 और 62 है। तो इसी तरह से आपका आंसर ये हो गया 3 हो गया। चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई 200 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 520 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ये भी परिमाप से मेंशुरेशन से ही क्वेश्चन है। इसका है जो ये भी उसी प्रकार से बनेगा जैसे कि ये देखिए, इसमें हम थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम भी लगाएंगे ताकि जल्दी क्वेश्चन बने। इसका विकर्ण है जो 520 सेंटीमीटर है और मान लिया जाए कि ये चौड़ाई है, इसका चौड़ाई है जो 200 है, 200 सेंटीमीटर है। तो हमको इसका लंबाई है जो मालूम नहीं है। तो ये देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग बनाते जानते हैं कि ये हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है √ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ये ब्रेथ स्क्वायर। तो उस तरीक़ा से भी निकाल लेते हैं, मगर एक ये पाइथागोरस थ्योरम का एक ये होता है, आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। ये 520 हैं और ये 200 हैं। तो आप ये और ये देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि 1 0 1 0 काटे हैं, यानी कि 10 से काटे हैं पहला बार हम, और फिर हम इसको काट के छोटा कर रहे हैं। 4 बार में काटेंगे तो 13 चौका 52, और 4 बार में इसको काटेंगे तो ये 5। हाँ, तो हम 4 बार में एक बार काटें। तो अब देखिए ये थोड़ा इजी हो गया इसका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है जो इसका परपेंडिकुलर निकालना। ऐसे तो आयत में देखेंगे तो ये लेंथ है, अगर ये इसमें देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में तो ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के अनुसार देखिए 13 5 का जो निकलेगा, इसका परपेंडिकुलर जो है ये 12 आता है, 169, और इसका स्क्वायर करिएगा 25 घटाइएगा तो 144 का √12 आता है। तो आपका परपेंडिकुलर 12 आ गया। यहाँ से आप देखिए कि ये परपेंडिकुलर में 12 है, ये रेशियो बताए हम बेस का, ये हाइपोटेनस का और लेंथ का और ये परपेंडिकुलर का। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए कितना से आप काटे थे 10 × 4 यानी कि 40 से आप काटे थे। तो परपेंडिकुलर 12 है, 12 गुना अगर 40 करिएगा तो 12 चौको 48, यानी कि लेंथ जो आपका आ गया यहाँ से 480 डायरेक्ट आप लेकर चले आए। अब देखिए आपका यहाँ 480 है और आपका लेंथ 480 और ब्रेथ आपका 200 है। यहाँ से आप परिमाप निकाल सकते हैं। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L+B। तो लेंथ आपका ये कितना निकाले हैं आप 480 + 200 × 2, तो ये हो गया 680। 680 को जब आप 2 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 1360 क्या, हाँ 1360 सेंटीमीटर में ही आएगा। इसका आंसर 1 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 216 रुपये में खरीदा और 270 रुपये में बेचा, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए ये 216 रुपये में खरीदा और इससे ज़्यादा में बेचा तो इससे लाभ होगा। तो लाभ का फॉर्मूला जानते हैं, जैसे कि आप लोग विक्रयमूल्य माइनस करेंगे तो 270 माइनस 216 कर लेंगे। तो 70 में से हम लोग 16 जब घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 4 और 54
54 आ गया आपका, ये 54 रुपये आपका लाभ हो गए। लाभ प्रतिशत में आपसे पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा ये क्रय मूल्य गुना 100। 4 बार में ये कट गया आपका, 25 बार में ये कट गए तो आपके कितने आ गए 25%। इसका आंसर आपका 25%, ऑप्शन 1 सही है। अब हम लोग 81 आ गया 82 नंबर क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। एलपीजी, इसका एक ये ट्रिक होता है कि एलपीजी की कीमत 664 रुपये से 830 रुपये हो गए। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे। देखिए मान लीजिए कि सबसे पहले आप कुछ कॉमन ऐसा लेंगे कि जो पहले आप खर्च करते थे वो धनराशि वो समान रखना है आपको। जितना मान लीजिए के पास आपका पहले पैसा था उतने पैसा में ही आप लेंगे उतना ही सिलेंडर, जैसे कि गैस जो है बस गैस का क्वांटिटी में कुछ कमी होगा। पहले आप 664 रुपये में लेते थे, अब 830 रुपये हो गए। तो अब इसलिए जो आपको कहने का मतलब पहले जितना लेते थे उससे आप कम ही ले पाएंगे क्योंकि दाम है जो गैस का बढ़ चुका है। अब इस तरीका के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप जो पहले आप क्या करिएगा कि खर्च की जाने वाली राशि को निकालने के लिए आप उसको मान लीजिएगा। तो खर्च की जाने वाली राशि कैसे मानिएगा, ऐसा मानिए कि जैसे कि दोनों से कटे तो 664 और 830 का हम लोग पहले एलसीएम ले लेंगे। 664 और 830 का जब आप एलसीएम लेंगे तो पहले आप बड़ा से ही करें ताकि बाद में आपको छोटा छोटा काटने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए 883 है, 5 से ये कटेगा नहीं, 2 से तो कटेगा मगर बहुत ये हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि 83 से देखिए इसको काट के 8 को 16 8 को 30 8 5 40 8 6 48 8 8 64 8 8 64 हाँ कट जाएगा 8 8 हाँ 8 8 64। 8 बार में भले 83 बार में आप इसे काट कर देखें, 8 बार में ये और 10 बार में ये होते हैं कि नहीं देख लेते हैं। पहले एक बार कंफर्म भी कर लेते हैं। 8 24 2 8 64 हाँ सही है, हमारे ये कैलकुलेशन सही है। 83 बार में सीधे आप पहले एलसीएम लगा दिए थे, ये 8 और ये 10। अब आप है जो 2 बार में लगा सकते हैं, ये 4 आ गए आपके और ये 5, यानी कि एलसीएम इसका कितना आ गया 83 गुना 2 गुना 4 गुना 5। इसका एलसीएम आपका आ गया 83 चौका कितना हो गया 83 चौका 332 332 5 दूना 10 हाँ 3320 आ गया आपका एलसीएम। तो मान लिया जाए जो 3320 रुपये आपके जो आ गए, पहले आप है जो 3320 रुपये खर्च करते थे एलपीजी गैस पे। 3320 रुपये जब आप गैस पे खर्च करते थे तो पहले का जो मूल्य था देखिए पहले और ये नया अब का, तो पहले जो आप जो हैं कितना ये 664 रुपये में ख़रीदते थे, अब है जो 830 रुपये में ख़रीदते थे। तो कहने का मतलब है जो पहले आप जब 64 रुपये के हिसाब से ख़रीदते थे तो आप है जो कितना लेते, कितना यूनिट लेते थे, ये है जो 2 4 दूना 8 यूनिट आप लेते थे। और जब रुक जाइए 64 8 यूनिट नहीं 5 यूनिट लेगा ना, 664 320 5 बार में 5 यूनिट पहले आप गैस लेते थे जब ये 664 रुपये मिलते थे। तो अब है जो 830 रुपये हो गए नया वाला। तो नया वाला जब 830 के हिसाब से होगा तब आप कितना लीजिएगा 4 यूनिट आप लीजिएगा। तो देखिए पहले आप है जो 5 यूनिट गैस लेते थे कब, जब 664 रुपये के हिसाब से होते थे। अब है जो आप 4 यूनिट लेते हैं कब, जब ये 830 के हिसाब से होगा। तब हमसे पूछा जा रहा है कि खर्च किए जाने वाली धनराशि कितने प्रतिशत कम किया जाए। देखिए कमी हो गई क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो गई है। तो कमी पहले है जो 5 यूनिट लेते थे, अब है तो 4 यूनिट लेते थे। यूनिट में कितना की कमी हो गई, 1 यूनिट की कमी हो गई। 5 माइनस 4 यानी कि 1 यूनिट। अब हमको इसी चीज़ को कमी प्रतिशत में अगर हमको निकालना है तो यही सेम वही कमी बटा पहले कितना मिलता था, पहले 5 यूनिट मिलता था 5 गुना 100। अब इसको आप 20 से काट लेंगे तो कितना आ गया आपके 20%। इसका ऑप्शन 2 सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ट्रेन 473 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेता है। यदि ट्रेन पुल पार करने में
79 सेकंड लेते हैं तो ट्रेन की लंबाई याद कीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन से एक ये है कि एक ट्रेन 473 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करती है। देखिए जब ये सिग्नल है यहाँ पे, ये सिग्नल को पार कर रही है ट्रेन, अगर ये ट्रेन यहाँ से यहाँ चली आई तो ये ट्रेन है जो अपना ही डिस्टेंस पार करती है। कोई भी चीज़ अगर कोई भी ट्रेन अगर सिग्नल को पार कर रही है तो वो टोटल अपना ही जो ट्रेन की लंबाई है वो अपने दूरी उतना ही पार करती है। तो इसका कुछ हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे कि ट्रेन का जो सिग्नल को पार करने में कितना समय लग रहा है। ट्रेन को सिग्नल को पार करने में लगा समय 36 सेकंड है। अब जो और पुल का लंबाई कितना, एक ट्रेन को देखिए, एक ट्रेन 473 मीटर लंबे पुल का यानी कि ब्रिज का जो लंबाई है 473 मीटर है। अब देखिए ट्रेन को पुल को पार करने में, ट्रेन के साथ जो है ट्रेन जो है पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ट्रेन पुल को पार करने में लगा समय कितना समय में, 79 सेकंड में पार कर लेती। इतना चीज़ है जो आपका गिवन है। ये 3 चीज़ आपका दिया हुआ है और आपको निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हम लोग x मान लेते हैं, निकालना ये है तो मान लिए कि ट्रेन की लंबाई x है, बन जाएगा इतना में। फिर ट्रेन का स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। तो हम लोग का ट्रेन का स्पीड है जो पहले निकालेंगे। तो ट्रेन का स्पीड ट्रेन का लंबाई कितना है x माने हैं और इसका समय कितना है 36। ये ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, लंबाई बटा ये समय ही स्पीड होता है। अब हम यहाँ से ट्रेन की लंबाई निकालेंगे और फिर ट्रेन की लंबाई के साथ ब्रिज का जो लंबाई है वो कितना है। ट्रेन की लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई। देखिए ट्रेन का लंबाई x है और ब्रिज का लंबाई जो है 473/79। अब हम लोग इस कंपेयर मेथड से x का मान निकालेंगे, जिसके कारण हमको मिटाना होगा, नहीं तो हम लोग नीचे चलते हैं। हाँ कंपेयर मेथड से उसके बाद है जो आप लोग इसको आप लोग एक बार खुद से भी बनाने का कोशिश करिएगा। कंपेयर मेथड से देखेंगे कि x प्लस 400 x का मान निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे बटा x 79/36। तो हम लोग 36 × x प्लस 473/79 गुना x कर लेंगे। इसका करेंगे 36x प्लस 36 गुना 473, ये तो 79x है ही। तो x का 79 में से 36 घटेगा तो आपको 43 आएगा। 43x/473 गुना 36, x का मान 443 को अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो 43, एक बार में 43 और फिर एक बार में 43, ये 11 बार में कट जाएगा। 36 को 11 से अब जब हम गुना करेंगे तो 36 फिर एक छोटे 4 3 6 396 आ जाएगा। तो ये जो x है, ये जो हम x माने थे यहाँ पे ट्रेन की लंबाई माने थे, ये जो 396 आया ये ट्रेन की लंबाई आया। यही आपका आंसर है।
एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे इसको। एक ट्रेन 473 मीटर लंबे पुल को, तो देखिए ट्रेन पुल की लंबाई 473 है। एक छोर से सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, यानी कि ट्रेन सिग्नल को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। जैसे ट्रेन जो है पुल को पार करने में, यानी कि ट्रेन अपना भी दूरी और पुल का भी दूरी दोनों को मिलाकर जो पार करने में समय लगता है वो 79 सेकंड लगता है। तो हमको ट्रेन का लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन का लंबाई हम लोग x मान लिए हैं। तो हम लोग अब ट्रेन का स्पीड का फार्मूला लगाएंगे। पहले ट्रेन का स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो और ट्रेन का स्पीड का हम डिस्टेंस है जो x माने हैं, समय 36 है, ये ट्रेन का स्पीड हो गया। अब ट्रेन की लंबाई और ब्रिज की लंबाई है जो दिए हुए है, तो x + 473/79 किया, और यहाँ से हम लोग x का यानी कि ट्रेन का लंबाई निकाले वो कंपेयर मेथड से। ये पुल वाला है और ये सिर्फ ट्रेन का है। देखिए ट्रेन अपना लंबाई यानी सिग्नल को पार करने में इतना और पुल को पार करने में कितना समय लेता है, तो इतना समय लेता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ख़त्म ही हो गया है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका भुजा 96 सेंटीमीटर हो। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक वो है जो भुजा लिखते हैं या साइड आप लिख सकते हैं। तो आपको भुजा दिया हुआ है, भुजा आपका कितना है, इसकी भुजा 96 सेंटीमीटर है, यानी कि साइड है जो 96 सेंटीमीटर है। तो ये 96 स्क्वायर में है, तो 96 × 96 कर लेंगे, ये हो गया 24। 24 को 96 से आप गुना करिएगा, तो 94 × 24 करेंगे हम लोग, तो 96 चौका 384, 96 दूना 192, 4 8 10, 2304 आ गया आपका, यानी कि आपको 2304√3 आ गया। और इसका यूनिट में अगर हम लोग लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका कितना है, 2304√3। हाँ, आपका ऑप्शन 3 आंसर सही है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन विथ सिंप्लीफिकेशन है, जिसमें आपको x का मान निकालना है। ये देखिए दोनों साइड रूट है, तो पहले हम लोग रूट हटा लेंगे, तो बोथ साइड को हम स्क्वायर करेंगे। 60 - x = 21 + √225 ये हैं। तो हम दोनों साइड को जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएंगे बाहर वाले, ये आ गया। अब ये है जो 60 - x है, x का मान हमें निकालना है। 21 + 15 का होता है 225, तो आपको ये हो गया 36। 60 - x का मान आपका हो गया 60 में से जब आप 36 घटाइएगा तो आपका 24 आ गया। x का मान कितना आ गया, 24। इस प्रकार आपका 3500 क्वेश्चन है जो ख़त्म होते हैं। धन्यवाद।